साथियों नमस्कार। अपना जो वीडियो वाला कार्यक्रम है, अपना चैनल है, यह गत परीक्षाओं में बहुत ही अच्छी सफलता दिलाने वाला रहा है। आज हम संसद की जो विभिन्न समितियां होती हैं, वित्तीय समितियां, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां यानी अस्थायी समितियां, ये तीन प्रकार की जो समितियां हैं, इनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि संसद में कितनी समितियां होती हैं। तो पहली समिति है साथियों स्थायी समितियां। यह है वित्तीय समितियां। और तीसरे प्रकार की समिति है तदर्थ समिति। तदर्थ को हम क्या कहते हैं? एड हॉक कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इस पर अक्सर कई प्रश्न आते हैं। तो पहला हम करते हैं स्थायी समितियां, जिनको हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटल कमेटी भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है डिपार्टमेंटल कमेटीज। ये भारत में जब से संसद की शुरुआत हुई थी उस समय से नहीं थी। ये 1993 यानी 1903 से इन समितियों की व्यवस्था की गई है। और ये समितियां जो अपन उनको अलग डिवाइड करके लिख रहे हैं, स्थायी समितियां साथियों वो समितियां हैं जो प्रत्येक विभाग के कामकाज की समीक्षा करती हैं और कोई भी मंत्री इन कमेटीज का सदस्य नहीं होता। यानी संसद अपने तरीके से इनकी समीक्षा, विभागों की जो समीक्षा करती है, वो कार्य है 1993 से शुरुआत। और प्रारंभ में ये कितनी थी? इन समितियों की संख्या साथियों 17 थी। 17 से बढ़कर के 2004 में इनको 2004 से अब तक इनकी संख्या 24 है। एक बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। और इनकी जो विशेषता है उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तीसरा बिंदु इसमें आप लेते हैं कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। क्लियर? इसके बाद आगामी बिंदु है इसमें स्थायी समितियां। मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इनकी सदस्य संख्या 31 होती है। 21 लोकसभा के प्लस 10 राज्यसभा के। अब इनका मनोनयन होता है। लोकसभा के सदस्यों का मनोनयन लोकसभा का अध्यक्ष करता है और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और जो राज्यसभा के सदस्य आते हैं, यानी 31 में से 10 राज्यसभा से आते हैं, 21 लोकसभा से आते हैं, तो ये 10 जो है राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। ध्यान रखें, इनमें मेंबर वो लिए जाएंगे जो लोकसभा के सदस्य होंगे, वो लोकसभा के द्वारा मनोनीत होंगे, और राज्यसभा वाले राज्यसभा के द्वारा मनोनीत होंगे। इनकी जो कार्यशैली है, इनसे भारत की जो संसदीय परंपरा है, संसद के द्वारा कार्यपालिका पर जो कंट्रोल करने की व्यवस्था है, उसमें ये बहुत प्रभावी साबित हुई है। अपने ये जो स्थायी समितियां हैं, जिनको हम डिपार्टमेंटल कमेटी कहते हैं। फिर साथियों आगामी एक बिंदु लेते हैं हम संसद की वित्तीय समितियां। ये कौन कौन सी हैं? ये साथियों 3 कमेटियां हैं। एक तो है लोक लेखा समिति। कौन सी है? लोक लेखा समिति, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और इसका दूसरा नाम है शव परीक्षण समिति भी कहते हैं। और एक कमेटी का नाम है प्राकलन
और फिर तीसरी कमेटी हो गई लोक उपक्रम समिति या कमेटी। मैं इसको मिटा रहा हूं और इनकी हम व्याख्या इधर करें। अब जैसे लोक लेखा समिति की हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। लोक लेखा समिति जिसको हम पीएससी कहते हैं, इसका जो काम है वो कब से शुरू होता है ये में ध्यान होना चाहिए। और इसका गठन सबसे पहले किस वर्ष हुआ, तो इसका गठन है 1921 में। और कौन से अधिनियम से हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों का पालन करते हुए 1921 में इस कमेटी को बना दिया गया। इसके जो सदस्य हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए जाते हैं, यानी कुल 22 मेंबर हैं। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य लिए जाते हैं। और इनका मनोनयन भी वैसे ही किया जाता है जो अन्य कमेटियों में होता है। और अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्षी सदस्यों में से अब साथियों, ये जो विपक्षी सदस्य बनाने का नियम नहीं है, ये परंपरा है, ट्रेडिशन है। यानी जैसे जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बन सकता, ये नियम नहीं है, बन सकता है, किंतु इसका पालन इस प्रकार करते हैं परंपरा के आधार पर कि संबंधित व्यक्ति को अपने ही राज्य में राज्यपाल बना दिया जाएगा, तो संविधान का, कानून का पालन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए परंपरा बना दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। एक दो अपवाद शुरुआत के जरूर है। तो इसी प्रकार यही एक परंपरा है, नियम नहीं है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई मेंबर बनाया जाता है और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका काम कब शुरू होता है, इसका कार्य साथियों कैग की रिपोर्ट से शुरू होता है। कैग यानी भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखवाते हैं। संसद इसकी बहुत समीक्षा करती है रिपोर्ट की और उसके बाद ये रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंप दी जाती है। और लोक लेखा समिति किस प्रकार का एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर के यानी व्यय के नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, इनकी बहुत विस्तृत समीक्षा करती है। और इसको पोस्टमार्टम कमेटी भी कहते हैं, शव परीक्षण समिति। शव परीक्षण समिति कहने के पीछे तर्क इसका यह है कि यह समिति व्यय होने के बाद उसकी समीक्षा करती है। व्यय में किस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं उनको पकड़ती है, लेकिन व्यय को होने वाले व्यय को यह रोक नहीं सकती। इसलिए इसको शव परीक्षण समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शव परीक्षण समिति भी कहते हैं। तो ये हो गया अपने लोक लेखा समिति के बारे में। अब आगामी बिंदु हम लेते हैं प्राक्कलन समिति का। ये साथियों केवल लोकसभा की है, केवल लोकसभा सदस्य इसके सदस्य होते हैं। इसको अंग्रेजी में एस्टिमेट कमेटी कहते हैं। ये अनुमान करती है और इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं। कितने सदस्य हो गए? 30। ये आकार के आधार पर सबसे बड़ी कमेटी हो गई। और प्राक्कलन समिति का गठन साथियों ये 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। सॉरी, ये 1950 की है। 1950 में हुआ था। और लोक उपक्रम समिति, जिसको हम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी कहते हैं, इसको कहते हैं कमेटी ऑन पब्लिक COPU, यानी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी जो
भारत सरकार के लोक उपक्रम है, जैसे बीमा कंपनियां हैं, बैंक है, इससे संबंधित रेलवे की जो IRCTC, इस प्रकार की जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, रक्षा निर्माण कंपनियां जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है, कोचिन शिप बिल्डर्स है और मझगांव डाक लिमिटेड है। इस प्रकार की जो सरकारी क्षेत्र वाली कंपनियां हैं उनका किस प्रकार का ढर्रा चल रहा है, क्या वो नियमों का पालन कर रही है या नहीं, इस प्रकार की जो चीजें देखी जाती हैं वो लोक उपक्रम समिति के द्वारा देखी जाती है। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं लोक उपक्रम समिति में, और ये इनमें 15 लोकसभा के और 7 सदस्य साथियों राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये अपना क्लियर हो गया लोक उपक्रम समिति का, प्राक्कलन समिति का और लोक लेखा समिति का। इन तीनों को संसद की वित्तीय समिति यानी फाइनेंशियल कमेटी माना जाता है। और फिर हम चर्चा करते हैं तदर्थ समितियों के बारे में। तदर्थ समितियां कौन कौन सी हैं? ये समितियां साथियों, तदर्थ का होता है अस्थायी, तो ये किसी समय या किसी उसके अमेंडमेंट्स के लिए या उसकी समीक्षा के लिए कि ये विधेयक लागू करना देश हित में, प्रजा हित में है या नहीं, तो मंत्रिमंडल या संसद के द्वारा उसको बिल सौंप दिया जाता है और उस बिल पर बाकायदा वो कमेटी अध्ययन करके और अपना रिजल्ट निकालती है। ये अस्थायी कमेटियां हैं, इनको किसी कार्य, विशेष कार्य के लिए इनका गठन होता है, विशेष कार्य के लिए इनका गठन होता है। अब ये कमेटियां अपना कार्य संपन्न होते ही भंग हो जाती हैं। ये पूर्ण रूप से अस्थायी प्रकृति के हैं। कार्य संपन्न होने पर भंग यानी डिसॉल्व, ये अपने क्लियर हो गया तदर्थ समितियां। अब तदर्थ समितियां भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की हैं। दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो साथियों परवर्ग समिति। कौन सी है? परवर्ग समिति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलेक्ट कमेटी। क्या कहते हैं? सेलेक्ट कमेटी। और दूसरी है संयुक्त संसदीय समिति, जिसको हम कहते हैं JPC। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज। ये संसद के दोनों सदनों की होती है। और ये जो परवर्ग समिति है ये साथियों संसद के एक ही सदन की होती है, केवल एक सदन की। किसी की भी हो सकती है, राज्यसभा की भी हो सकती है या लोकसभा की हो सकती है, केवल एक सदन की। और पूर्ण रूप से ये अस्थायी प्रकृति की है, यानी एक काम विशेष या कोई विधेयक इसको सौंपा जाता है, उस पर अध्ययन कर लिया और अध्ययन करने के बाद एक कमेटी स्वतः भंग हो जाती है। JPC में दोनों सदनों के सदस्य ये भी अस्थायी प्रकृति की है। अपना कार्य पूर्ण होते ही स्वतः इसको भंग माना जाता है। जबकि जो हमने स्थायी समितियां पढ़ी हैं उनकी संख्या साथियों, स्थायी समितियों की संख्या 24 है। पहले 17 थी और उनमें 31 मेंबर लिए जाते हैं। और अपने जो लोकसभा या राज्यसभा की जो वित्तीय समितियां पढ़ रहे हैं वो 3 प्रकार की हैं। उनमें अलग अलग सदस्य होते हैं। जैसे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य, और अपनी ये जो है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। यदि ये समितियां नहीं होती तो लोकसभा या राज्यसभा, जिसको हम संसद कहते हैं, संसद का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण बिल्कुल नहीं रहता। ये कमेटियां जो हैं संसदीय नियंत्रण का एक बहुत अच्छा माध्यम है और देश के जनता के हितों की रक्षा करती हैं। जनता की भावनाओं को समझते हुए इनके मेंबर चुने जाते हैं।
और ज़्यादातर इनकी जो कार्य अवधि है तदर्थ समितियों को छोड़ करके बाकी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। एक वर्ष से मेंबर या अध्यक्ष बदलते रहते हैं। आगामी वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा की और अन्य विशेषताओं का यहाँ अध्ययन करेंगे। ये जो अपना संविधान और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, ये हर एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, तो इसको हमें ध्यान से और इसकी बारीकियों को समझते हुए हमें अध्ययन करना चाहिए। अब वो समय चला गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है। अब साथियों अनुच्छेद पूछे जाने लगे और अनुच्छेदों में भी 1, 2, 3, 4 जो इनके अंदर के डिवीजन हैं वो भी पूछे जाने लगे। लेकिन यदि हम इनको ध्यान से पूरे जज्बे और हौसले के साथ इसका हम अध्ययन करते रहेंगे, अदर एक्टिविटीज को हम ड्रॉप कर देंगे, बंद कर देंगे कि हमें सिलेक्शन चाहिए 3 महीने में या 5 महीने में, तो निश्चित रूप से हमें सिलेक्शन मिल सकता है। लेकिन होना चाहिए कि हम हृदय और आत्मा इन दोनों के साथ प्रयास को अच्छे ढंग से करें। जय हिंद, जय भारत। आप लगे रहें, मेरे साथ बने रहें ताकि आपका आगे का भविष्य अच्छा रहे। धन्यवाद।